वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, यदि आपके घर में एक टॉडलर है, मतलब 1 से 4 साल की उम्र के बीच का बच्चा है और उसे सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, तो डेफिनेटली ये जो मेरे वीडियोज़ हैं ये आपके काम के हैं। बच्चे को कैसे मैनेज करना है आपको इसमें समझ में आएगा। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड सेकंड वीडियो है, और इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे एक सलाह है कि अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखें और फिर इस वीडियो पर आएं। तो देखिए दोस्तों, एक बच्चा जिसको कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन है उसकी आंतों में, और एक नॉर्मल बच्चा जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है उसकी आंतों में या उसकी कॉलन में क्या डिफरेंस है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि इन दोनों के अंदर बेसिकली अंतर क्या आ रहा है तो आपको बच्चे को मैनेज करने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको कि इन दोनों की कॉलन जो है उसके अंदर क्या अंतर है। ये एक नॉर्मल बच्चे की कॉलन है, बिल्कुल स्मूथ आ रखा है। जैसे ही वहाँ से कोई स्टूल आता है तो जैसे ही स्टूल यहाँ पर आएगा और जैसे ही कॉलन के अंदर स्ट्रेच होगी, इसकी दीवारों में स्ट्रेचिंग होगी, ऊपर से स्टूल आएगा, तो एक सर्टेन लिमिट ऑफ स्ट्रेचिंग पे, मतलब एक जैसे ही सपोज कीजिए इतनी स्ट्रेचिंग हुई, वहाँ पर यहाँ की जो नर्व्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, और ये नर्व्स जो हैं ये मैसेज इसके नर्वस सिस्टम को भी देंगी और ब्रेन को भी देंगी, और ब्रेन से फिर एक रिप्लाई मैसेज आएगा, और रिप्लाई मैसेज यहाँ की जो मसल्स हैं कॉलन की, इनको कहा जाएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट होइए, और इनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा कि स्टूल को बाहर पास कर दीजिए। स्टूल स्मूथ है, कॉन्ट्रैक्शन अच्छा है, मैसेज बढ़िया आ रहा है, मैसेज गया बढ़िया था, और स्टूल जो है वो नॉर्मली बाहर आ गया है। तो ये तो हुई एक नॉर्मल कॉलन। अब जो बच्चा जिसको कॉन्स्टिपेशन हो रखी है उसकी कॉलन में क्या अंतर आ जाएगा। ये जो कॉन्स्टिपेटेड बच्चे हैं ये क्या करते हैं कि स्टूल को होल्ड कर लेते हैं। अब जैसे उनको कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं वो स्टूल को पास नहीं करते हैं, क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस ये रहा कि स्टूल पास करते समय दर्द हो रहा है। होल्ड कर लिया, स्टूल अंदर रह गया, अंदर रह गया तो वो और टाइट हो गया, उसकी मात्रा बढ़ गई और उसने जो कॉलन है उसको और सुझा दिया है। अब नेक्स्ट टाइम जब ये स्टूल बाहर आएगा, क्योंकि अब ये पहले से ज़्यादा हार्ड हो चुका है, तो ये बच्चे को ज़्यादा दर्द करेगा और बच्चा नेक्स्ट टाइम इसे बिल्कुल पास नहीं करेगा। वो अपनी तरफ से सारी जान लगा देगा कि स्टूल बाहर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि बहुत तेज़ दर्द होता है, लाइक एज किसी ने नाइफ मार दिया हो। वहाँ की जो वॉल्स हैं, जो आपके रेक्टम के आसपास की स्किन है, उसको छील दिया जाता है, ब्लड आ जाता है। तो ये बच्चा स्टूल पास नहीं करता, ये एक साइकिल बनता हुआ जाता है। स्टूल अंदर रह गया है, और हार्ड हो गया है, और बड़ा हो गया है, और समय के साथ ये स्टूल की मात्रा बढ़ गई है और उसने कॉलन को एक स्ट्रेच करके रख दिया है, खिंचाव कर दिया। अब आप अंतर देख सकते हैं, नॉर्मल वर्सेज कॉन्स्टिपेटेड कॉलन। अब इसका एक बैड रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ पर ये जब स्ट्रेचिंग इतनी हो गई है तो ये कॉलन हो गई है क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड कॉन्स्टिपेटेड कॉलन। अब जो एक सर्टेन स्ट्रेचिंग पर जो मैसेज जाना चाहिए था कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, वो इस क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड कॉलन से नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कई दिनों से स्ट्रेस्ड पड़ी हुई है और यहाँ फीकल मैटर जो है ये भरा पड़ा है जो बहुत हार्ड है। अब जब ये मैसेज ही नहीं जाएगा तो ब्रेन से भी मैसेज नहीं आता उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और इस तरह के जो ये कॉन्स्टिपेटेड बच्चे हैं ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इससे भी ज़्यादा मोशन पास ही नहीं करते हैं। क्यों? मोशन पास करने के लिए जो ड्राइव आनी चाहिए वो ड्राइव ही नहीं आती है। वो ड्राइव आती जब ये ड्राइव ऊपर भेजते ब्रेन तक, तो ना तो ये ड्राइव ऊपर भेज रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेस पड़ी हुई है, और ना वहाँ से कोई रिप्लाई मैसेज इनको मिल रहा है। तो उसके बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे कि वो 3 4 5 दिन जितना समय ये स्टूल अंदर रहेगा ये उतना हार्ड होता जाएगा और उतनी ही प्रॉब्लम करेगा जब ये बॉडी से बाहर आएगा। तो दोस्तों, ये अंतर है नॉर्मल कॉलन वर्सेज क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड कॉन्स्टिपेटेड कॉलन में। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए समझाई कि अब हमें सपोज कीजिए कि इसको मैनेज करना है, तो मैनेज कैसे करेंगे। देखिए, मैनेज करने के लिए आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई नाली है और उसमें गंदगी फंसी हुई है। आप चाहते हैं कि नाली में एक स्मूथ फ्लो हो पानी का, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
वो जो गंदगी है उसे वहाँ से निकालनी पड़ेगी, बाहर फेंकनी पड़ेगी। तो ये जो गंदगी भरी हुई है आपको सबसे पहले इसको वॉश आउट करना पड़ेगा। जैसे बहुत तेज पानी से हम नाली साफ कर रहे हैं तो आपको इसे क्लीन करना पड़ेगा पूरा का पूरा। जो भी फीकल मैटर हाथों पर भी चिपका हुआ है उसे भी क्लीन करना पड़ेगा। तो उद्देश्य ये रहता है पहला कि ये साफ हो, इनिशिएशन थेरेपी है। और दूसरा उद्देश्य एक बार जब ये क्लीन हो जाए तो ये दोबारा इकट्ठा नहीं हो। तो नेक्स्ट टाइम के अंदर कि ऐसा नहीं हो कि हमने एक बार तो साफ कर दिया और वो प्रोसेस फिर से चल रहा है। तो आपको ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है, इसे क्लीन करना है और इसको मेंटेन भी करके रखना है कि दोबारा एक्यूमुलेट नहीं हो। तो दोस्तों ऐसी स्थिति के अंदर कुछ दवाइयाँ आती हैं, उन दवाइयों के द्वारा इसको बाहर किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिसइंफेक्शन। तो ये एक बार बाहर हो जाता है, उसके बाद में हम मेंटेन करके रखते हैं इसको, दवाई से भी मेंटेन करते हैं, साथ में डाइट से भी मेंटेन करते हैं कि दोबारा ये इकट्ठा नहीं हो। और धीरे धीरे विद द पासिंग ऑफ टाइम ये जो कॉलन स्ट्रेस्ड है ये अपनी नॉर्मल साइज में आ जाए, क्योंकि जब अपनी ये नॉर्मल साइज में आएगी तभी वापस वो नर्व सिग्नल्स जिसकी मैं बात कर रहा था, जब ये अपनी नॉर्मल साइज में आएगी उसके बाद वो सिग्नल्स वापस आने लग जाते हैं और इसमें वो कॉन्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रीसेटिंग ऑफ द सिग्नल्स, कि वापस से हमें इसे सेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रक्रिया के अंदर हो सकता है 2 महीने में काम चल जाए, हो सकता है 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 महीने भी लग सकते हैं। तो ये जो मेंटेनेंस थेरेपी है ये लंबी चलती है। आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें, वो पैल्पेट करके देखते हैं फीकल मैटर कितना जमा हुआ है, डिसइंफेक्शन की ज़रूरत है या नहीं है, किस तरीके से डिसइंफेक्शन किया जाएगा, क्या दवाइयाँ हैं, सब आपके पीडियाट्रिशियन आपको बताएंगे। और उसके बाद उसे मेंटेनेंस करना है, लंबे समय तक आपको ध्यान रखना है कि दोबारा से नहीं इकट्ठा हो जाए। तो वो सारी चीज़ें आपके पीडियाट्रिशियन आपको बताएं। मेरा जो अगला वीडियो है उसमें मैं आपसे बात करूंगा मेंटेनेंस से रिलेटेड कि आपको क्या फूड देने चाहिए, क्या फूड नहीं देने चाहिए जो वापस से कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं अपना अगला वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। और एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप बच्चे को रूटीनली डेली एक टाइम उसका पोटी टाइम रखिए, उसे बैठाइए और ध्यान रखिए यदि आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से सिग्नल्स नहीं जा रहे हैं तो बच्चे को ज़्यादा देर बैठाने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 मिनट बैठाइए। यूजुअली आफ्टर द मील बैठाएं, अच्छा रहता है, उस समय कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। लेकिन बच्चा नहीं कर रहा है तो उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती, डांटना, मारना, कुछ इस तरह का मत कीजिएगा, क्योंकि उसको सिग्नल मिल ही नहीं रहे कॉन्ट्रैक्शंस के। इसमें बच्चे की कोई गलती है ही नहीं। और दूसरी बात कि जब भी आप ये देखते हैं कि भाई हमें पॉटी टाइम एक व्यवस्थित करना है बच्चे का, तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि एक तो यूजुअली आफ्टर द मील करें और उसे ज़्यादा देर बैठाने के लिए लंबे समय तक मत बैठाइए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम बात करेंगे मेंटेनेंस से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, जो आपके बच्चे के कॉन्स्टिपेशन के अंदर उसके बेनिफिशियल है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में सहायक हैं, क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए और साथ में क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।